आज हमने पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने उनकी मैग्नेटाइजेशन देखनी, अल्दो हम बहुत डीप स्टडी नहीं करेंगे मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक मोमेंट्स और ससेप्टेबिलिटी, उस तरफ तो हम नहीं जाएंगे, बट हम ओवरऑल बिहेवियर देखेंगे कि कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेशन शो ही नहीं करता, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेशन शो करता है, और कौन सा ज्यादा हायर लेवल पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। तो इस तरह हमने आज कैटेगराइजेशन मैग्नेटिक मटेरियल की करनी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है। अब जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजेशन की बेस पे हम मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगराइजेशन करते हैं। लाइक अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेशन शो कर रहा है तो देखते हैं हम कि कितनी मैग्नेटाइजेशन शो करता है, स्ट्रांग या फिर इंटरमीडिएट या फिर शो ही नहीं करता। तो इस बेस में हम तमाम मैग्नेटिक मटेरियल को तीन ग्रुप्स या तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है। और इसी बेस पे हम कहते हैं कि ऐसे तमाम मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटाइजेशन शो ही नहीं करते, मीन जिनकी मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, जीरो, उनको हमने ए कैटेगरी में रखा और उनका नाम रख लिया डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। इसी तरह ऐसे तमाम मैग्नेटिक मटेरियल्स जो मतलब इंटरमीडिएट मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं, ना तो उनकी मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फील्ड उनका बहुत ज्यादा होता है और ना ही जीरो होते हैं, मीन इंटरमीडिएट मैग्नेटाइजेशन वो शो करते हैं, उनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं। ठीक है। उनसे हम परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं और एज ए मैग्नेट उनको हम परमानेंट यूज भी करते हैं। तो ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को जो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं या जिनकी मैग्नेटाइजेशन बहुत हाई होती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। ये प्राइमरीली कैटेगराइजेशन है मैग्नेटिक मटेरियल्स की, प्राइमरी। इसके बाद सेकेंडरी होती है, हम इसको फेरो को भी आगे मजीद कैटेगराइज करते हैं, बट वो हमने आज नहीं पढ़ना क्योंकि मेन हमने प्राइमरी कैटेगराइजेशन ही के बारे में पढ़ना। अब यहां हमने क्या देखा कि पहले ही डायामैग्नेटिक मटेरियल, और डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में मैंने क्या कहा, इनकी नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो, इनकी नेट मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, जीरो। दूसरे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इनकी मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होती। तीसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनकी मैग्नेटाइजेशन जीरो तो नहीं होती बट बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पैरा। ठीक है। मतलब पैरा ही की मैग्नेटाइजेशन अगर एक तरह से समझ लो कि कुछ ऐसा मटेरियल हमारे पास, उसकी इंटरमीडिएट मैग्नेटाइजेशन, उसकी मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक टाइम आएगा कि मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन वो शो करेगा, एक तरह से वो फेरो एज ए फेरो मैग्नेटिक मटेरियल एक्ट करेगा। अब ये तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इनको मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की बेस पे भी कह सकते हो कि ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी मैग्नेटाइजेशन होती नहीं है, तो इनकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी लेस देन जीरो होती है। ठीक है। और जो हमारे पास दूसरे, हाँ अच्छा इसको रहने दो ये, क्योंकि फिर हम डिटेल में
मसला बन जाएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के साथ फिर परमीएबिलिटी, ये फिर लॉन्ग केस बन जाएगा। चलो आखिर का हम इसको शॉर्टली देख लेंगे, लेकिन ये फिर ज्यादा डेप्थ में हम चले गए तो रह जाएगा। आखिर का हम इनको देख लें। अभी हम ये देखते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन है, अब या तो हम मैग्नेटाइजेशन की बेस पे इनको देखेंगे या मैग्नेटिक मोमेंट्स की बेस पे। मैग्नेटाइजेशन हम कहते हैं एज ए लार्ज स्केल पे होल मटेरियल की, ठीक है, होल मटेरियल। बट अगर एक यूनिट वॉल्यूम कोई हम ले लें मैग्नेटिक मटेरियल, उसकी जो मैग्नेटाइजेशन होगी उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। या तो हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन जीरो है, तो दूसरी लफ्जों में इसका क्या मतलब है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसकी क्या है, जीरो, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है एक यूनिट वॉल्यूम के केस में, फिर हम इसको क्या कहेंगे कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसकी जीरो नहीं है। और इसकी मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो इन टर्म ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम जो मैग्नेटाइजेशन है, उसके केस में हम फिर इसको कैसे बताएंगे कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसकी जीरो नहीं है बट बहुत लार्ज है, ठीक है। तो इसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है बट इंटरमीडिएट है। अब ऐसा होता क्यों, हमने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हमने मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ऑर्स्टेड का, ठीक है। इसने क्या कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड का मीन सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज की मोशन मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, मीन फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, चार्ज जो करंट का सोर्स है वही मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। क्यों, क्योंकि वहां हमने कहा था करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बट करंट इज द फ्लो जनरेट होता है फ्लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज की वजह से। इट मीन अगर हम थोड़ा सा और डीपली देखें तो चार्ज की मोशन ही मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट, मतलब चार्ज रेस्ट में है तो स्टैटिक फील्ड बनते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, ठीक है। अब यहां फिर हम जब देखते हैं कोई भी मटेरियल ले लो, लाइक हमारे पास है कि जी पीस ऑफ मटेरियल, लाइक ये प्लास्टिक। अब ये प्लास्टिक है, मैं कहूंगा कि अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करता, इसका मतलब है इसके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा। लेकिन मैं आयरन का एक पीस ले लेता हूं, वो मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी तो आयरन, सपोज करो कि ये इसी मार्कर को आप फॉर अ टाइम बीइंग आयरन कंसीडर कर लो। अब मैं कहूंगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, इसकी मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है, तो क्या इसके अंदर चार्ज मूव कर रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज है, हाँ नहीं है। इसका मतलब है जो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज, दैट इज नॉट लाइक अ फ्री चार्ज, ठीक है। mean motion of charge is not restricted to the motion of free charge, that is motion of free charge carrier electron or holes, regardless of the motion of charge of mean charge free charge carrier, motion of valence electron or bound electron and a bound electrons can generate magnetic, सिर्फ मोशन होनी चाहिए। और इसका ये भी मतलब नहीं, मोशन का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचे। अब मुझे ये बताओ, एक जो बाउंड है जो फ्री नहीं है, लेट्स सपोज कि ये मैं, अच्छा बाउंड जो होगा वो मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन जो बाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है, हाँ लेट्स सपोज मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसका काम है कि ये घूमना, मूव करना, ठीक है ना। इसी तरह ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सारे बाउंड है, बट
What is the duty of all these bound electrons? To revolve around the nuclei in a specific region of space that is known as their orbits. It means each electron within the atom is revolving every time it is revolving around the nucleus in a specific region of space that is known as their orbits. Due to motion of these electrons, there must be magnetic field. कि ये चार्ज भी तो मूव कर रहे हैं एटम के अराउंड, तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए. although मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से बहुत स्मॉल है, बट एक एटम की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल होगी. एक क्रिस्टल की बात करें तो देयर आर मिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स. तो अगर सबकी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है सबका एड अप हो जाए, एक ही डायरेक्शन में बन जाए तो बहुत स्ट्रांग बनेगा. ठीक है, लेकिन अगर सब इस तरह रेंज एक दूसरे को कैंसिल कर लें तो जीरो बनेगा. लेकिन चाहे डायमैग्नेट हो, पैरामैग्नेट हो, फेरोमैग्नेट हो, सबके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, सबके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है. लेकिन कुछ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एटम्स का, मतलब हर एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं ना. अब अगली बात ये होती है इलेक्ट्रॉन कितनी तरह की मोशन कर रहे हैं. ईच पहली बात है इलेक्ट्रॉन आर इन मोशन. हर एटम में इलेक्ट्रॉन किसमें मोशन में. और मोशन कितनी तरह की है इनकी, दो तरह की है ना. ऑर्बिटल मोशन भी है और स्पिन मोशन भी है. इट मींस ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. दोनों की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेट्स सपोज उसको हम कहते हैं कि दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. दिस मैं कहता हूं कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको रिप्रेजेंट में करता हूं दिस मैग्नेटिक मोमेंट से. इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा, थर्ड की वजह से, फोर्थ की वजह से. बट एक इलेक्ट्रॉन की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी तरह की मोशन से बनते हैं, ऑर्बिटल और स्पिन. ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास किसी एटम को हम इस तरह लें कि उसके अंदर मतलब मोशन इस तरह हो इलेक्ट्रॉन्स की कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, लेट्स सपोज के एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बने इस डायरेक्शन में, दूसरी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बने इस डायरेक्शन में, बट दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और ऑपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो. इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कि ये एक मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में बनी, दूसरी मैग्नेटिक मोमेंट इसमें, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी, जीरो. तो ऐसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम कहते हैं डाया. क्यों, क्योंकि हम कहते हैं कि उनके अंदर जो एटम होते हैं सारे वो इस तरह अरेंज होते हैं कि उन सब की नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास जीरो रिजल्ट. लेट्स सपोज के एक की वजह से ये कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बन गया, दूसरी की वजह से ये बन गया, तीसरी की वजह से ये, चौथी की वजह से ये, पांचवी की वजह से ये, छठी की वजह से ये, सातवीं की वजह से ये बन रही है, और कहीं कोई आठवीं की वजह से ये बन रही है. तो ये सारी नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या बन जाएगी, जीरो. लाइक दिस कि ये इसको कैंसिल कर देगी, इस तरह ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे समहाउ, ये और ये, बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, जीरो. ऑन लार्ज स्केल, पूरे क्रिस्टल की अगर बात करें, स्मॉलर स्केल पे आप इसको कैसे देखोगे, लेट्स सपोज हाँ अच्छा, तो स्मॉलर स्केल पे आप इसको कैसे देखोगे, लार्जेस्ट स्केल पे तो आप पूरी क्रिस्टल को देखोगे तो क्रिस्टल के अंदर बहुत से एटम्स होते हैं. हम कहते हैं कि ऐसे तमाम मटेरियल जिनमें एटम्स इस तरह अरेंज हो कि उनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो, मतलब कि मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक मोमेंट उस क्रिस्टल के अंदर इस तरह अरेंज हो कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो. नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगी तो नेट मैग्नेटाइजेशन भी जीरो होगी, नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो होगी तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड उनका क्या होगा,
जीरो, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता है किसी भी मटेरियल का, B इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और या इसको भी आप मतलब ये समझ लो आप इसको जर्नल स्केल पे कि मैग्नेटिक मोमेंट के मिलने से मैग्नेटाइजेशन बनती है टोटल, और मैग्नेटाइजेशन फिर एक तरह से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम क्या कहते हैं, लार्ज स्केल पे ही होगा, स्मॉलर स्केल पे आप कैसे जानोगे। लेट्स सपोज एक एटम को अगर हम कंसीडर करें, तो हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर मैग्नेटिक मोमेंट इधर बन रही है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इसके ऑपोजिट बन रही है, बट दोनों की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल बट ऑपोजिट है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। बात समझ रहे हैं। और अब ये कैसे हो सकता है कि सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन यूं रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन यूं है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल से किधर होगा, दिस, कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे लाइक दिस, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इसकी वजह से ये बनी। और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं लाइक दिस, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट किधर बनेगी, डाउनवर्ड। अब दोनों अगर सेम स्पीड से ऑलमोस्ट कर रहे हैं तो लाजमी बात है दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, इक्वल, बट क्या है, ऑपोजिट। तो इन दोनों की रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट फिर क्या हो जाएगी, जीरो। बात समझ रहे हैं ना, कि एक इलेक्ट्रॉन अगर यूं रिवॉल्व कर रहे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ये आएगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन यूं रिवॉल्व कर रहे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ये आएगी। अब दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल बट ऑपोजिट है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन जाएगी, जीरो। इसी तरह हम कहते हैं अगर अब हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर आके देखें कि एक एटम की नेट मैग्नेटिक मोमेंट ये बने, दूसरा एटम इस तरह रेंज है कि उसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट इधर बने, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। अब उससे थोड़ा ऊपर आए तो पूरी क्रिस्टल में देखें तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स बनेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, बट जब हम पूरे एटम को देखते हैं तो उसके अंदर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह रेंज है कि नेट जीरो है, तो हम कहते हैं ऐसी मैग्नेटिक मटेरियल क्या हुए, डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल को फिर आप कैसे डिफाइन करोगे, हाँ, डायामैग्नेटिक मटेरियल फिर क्या हुए, अच्छा बोले, डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब क्या लिखूं मैं यहां, सच मटेरियल whose net magnetic moment is always zero, that is to say they don't show any magnetic field। ठीक है, वो कोई मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करते, उनका कोई मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होती है, नेट मैग्नेटाइजेशन इसकी वजह से जीरो हो जाती है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी हमेशा जीरो होती है। बट जब हम इन मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, वो ये ऐसे मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद ही नहीं करते, भागते हैं। इस तरह समझ लो कि जैसे कुछ लोगों को मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है या किसी जगह से बहुत ज्यादा नफरत होती है कि मैंने वहां नहीं जाना, बकवास जगह, अगर कोई वहां लेके जाना भी चाहेगा तो वो नहीं जाएगा, अगर कोई जबरदस्ती ले जाए ना तो वो कहीं कोने में जाकर ठहर जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो उस जगह उस प्लेस में रहना नहीं चाहता। ठीक है, इसी तरह जो कुछ लोग एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहते, अपने आप को कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर रखती हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि हर चीज में वो पंगा करते रहते। तो कुछ लोग हर चीज से मतलब अपने आप को बचा के कंफर्ट जोन में रहना चाहते। तो ऐसे मटेरियल जो अपने आप बार बार कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं वो कौन से हैं? डायामैग्नेटिक, जिनको दूसरों से कोई लेना देना नहीं, तो बस ये खुद बचे। अब यहां क्या होगा डायामैग्नेटिक मटेरियल? ये हमेशा चाहेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ये रहना पसंद नहीं करते। अगर जबरदस्ती इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए तो ये क्या करते हैं? हाँ, ये अपने आप को इस तरह एडजस्ट करते हैं फिर भी ताकि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पे रहे, ठीक है, जहां स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां फिर भी नहीं रहेंगे, अपने आप को इस तरह एडजस्ट करेंगे ताकि ये किस प्लेस में रहे, अपने आप को रखी मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड वाली प्लेस पे रखी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? दे डोंट, इसको क्या लिखें शॉर्टकट? हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद ही नहीं कर, इंटरेक्ट समथिंग एल्स, इंटरेक्ट कैसे करती वो मैं बताता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद, दे डोंट लाइक, ठीक है। अगर इनको जबरदस्ती बाहर रखा जाए तो दे विल रिपेल, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा क्या करेंगे? रिपेल। तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? इफ they are placed in external magnetic field, तो वो क्या करेंगे? They generated their magnetic poles in such a way to repel the external magnetic field। तब ये, वैसे तो ये मैग्नेटिक पोल इनके होंगे ही ना साउथ ना नॉर्थ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं, जीरो, बहुत शांत, चुपके से कहीं छुप कर बैठे, लेकिन जबरदस्ती अगर इनको कहीं ले आया आप मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये अपने मैग्नेटिक पोल इस तरह जनरेट करेंगे कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ये 100% रिपेल करेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है generate their magnetic poles in such a way as Lenz's law, जिस तरह सेम Lenz's law है, सेम उसी के अकॉर्डिंग ये, in such a way to oppose the applied field। 100% ये क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे, अप्लाइड फील्ड को रिजेक्ट करेंगे। कैसे? लेट्स सपोज कि मैंने ये मटेरियल कंसीडर किया, इसकी कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड इसका नहीं है, ठीक है। ये डाई स्टार दो नजर आ रहे? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास ये मैग्नेटिक मटेरियल, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल, कोई, मैं क्या करता हूं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लेता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई किया। अब होना क्या है कि इन तीन लाइन को इस मटेरियल के अंदर से पास होना चाहिए, इसी बात है ना। लेकिन ये क्या करेगा? ये अपनी मैग्नेटिक पोल इस तरह बनाएगा, अगर ये इसका नॉर्थ है तो ये भी इधर नॉर्थ और इधर साउथ में, लाइक ये इसको 100% रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा तो क्या होगा कि ये वाली लाइन बजाय इसके अंदर से पास होने के, ये यहां से ऊपर से पास होगी, बात है मेरी, और ये बजाय इसके अंदर से जाने के, ये भी बाहर से जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मीन कि इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, ये रिजेक्ट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें। लेकिन डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करती है? एक और इसके एग्जांपल में दे दे, तो आपने ये खुद बतानी कैसे हो। सपोज करो
और मैं एक मैग्नेट यहां अप्लाई करता हूं, ये आ गया इसका नॉर्थ, ये आ गया इसका साउथ। अगर दो पोल मैग्नेटिक फील्ड के बहुत करीब हो तो उनके दरमियान जो फील्ड स्टैब्लिश होता है ना, अगर नॉर्थ और साउथ पोल बहुत करीब तो कनकेव टाइप स्टैब्लिश होते हैं। अगर ये बहुत करीब हो तो ये इसका सपोज करो सेंटर ये इसका, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस आएंगी, तो इनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का बनेगा, कनकेव टाइप बनेगा, इस तरह का। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां है, कार्नर्स पे ए बी सी 3 पॉइंट बना लेते हैं कि एक ये आ गया कार्नर वाला पॉइंट, एक ये आ गया सेंटर, एक ये दूसरा कार्नर। बताओ सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, सेंटर पे मैक्सिमम हो, क्योंकि फील्ड लाइन क्या होंगी, बहुत क्लोज। अब मैं यहां रख लेता हूं एक एक डिब्बा रख लेता हूं, लेट सपोज डिब्बा समझते ना, हाँ जी, डब्बा या डिब्बा जो भी कहो, इसके अंदर में कोई मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को किस प्लेस पे एडजस्ट करेगा, कार्नर वाली प्लेस पे या सेंटर वाली प्लेस पे, हाँ, प्रोबेबिलिटी मटेरियल की कहां ज्यादा पाई जाएगी, सेंटर पे होने की या कार्नर पे, हाँ। देखो ना, इस डेबे से ये ज्यादा दूर जा नहीं सकता, डेबा कार्नर से लेके ये सेंटर के एरिया कवर करते हैं। अब मुझे बताओ कि वो मटेरियल सेंटर पे उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या कार्नर पे, हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कम कहां है, तो लाजमी बात है ये वाला मैग्नेटिक फील्ड को पसंद ही नहीं करता डायमैग्नेट, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में तो पक्का नहीं रहेगा, तो ये ट्राई करेगा या तो इधर कार्नर पे जाने की या तो इधर कार्नर पे आने की। इसका मतलब है ये अपने आप को फिर किस तरह एडजस्ट करेगा, लाइक दिस, कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज की कहां होगी, कार्नर, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी कहां होगी, हाँ। समझ लो कि ये कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल मैंने यहां इस फील्ड में रखा, अब उसकी प्रोबेबिलिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दो कार्नर पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, सेंटर पे ज्यादा है, ये मार्कर इसको मैं यहां प्लेस कर, तो ये कहां रहेगा, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या तो ये इस कोने पे रहेगा या तो ये इस कोने, सेंटर पे पाई जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, क्योंकि ये पसंद ही नहीं करता कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड में ये रहे, तो इसको मैंने ये शो कर कि सेंटर पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है ऑलमोस्ट, या तो ये इधर होगा या तो ये इधर होगा। लेकिन अगर थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ थोड़ी सी दूरी पे हो, बहुत करीब ना हो, अगर दो पोल्स बहुत करीब हो तो कनकेव टाइप मैग्नेटिक फील्ड बीच में एग्जिस्ट करते हैं, अगर थोड़ी दूरी पे हो तो कैसा एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, फिर कन्वेक्स टाइप एग्जिस्ट करता है कि नॉर्थ टू साउथ फील्ड कैसा बनेगा, कन्वेक्स टाइप, ठीक है। मतलब अगर पोल बहुत करीब होंगे तो कनकेव टाइप, थोड़ी से भी अवे होंगे तो कन्वेक्स। अब मुझे बताओ कि अब किस पॉइंट पे फील्ड ज्यादा है, सेंटर पे या कार्नर पे, हाँ, कार्नर पे ज्यादा है क्योंकि सेंटर पे अब लाइन अवे दूर है। तो अब ये वाला मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल यहां किस पॉइंट पे रहने की कोशिश करे, सेंटर। तो इस तरह की इसकी बनेगी शेप कि यहां कार्नर पे पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब कम है, और सेंटर पे पाई जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बात समझ गए। अब इसी से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, लाइक आप इस तरह समझ लें, मरकरी, मरकरी वैसे डायमैग्नेट है, हाँ, मरकरी डायमैग्नेट है ना, आई थिंक सो। नाइट्रोजन तो कंफर्म डायमैग्नेट है, चलो लिक्विड नाइट्रोजन ले लें, ये मैंने इस ट्यूब में लिक्विड नाइट्रोजन, क्लियर, और ये अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, ये इसका लेवल है, दोनों लेवल बराबर, और ये इसके अंदर क्या है, लिक्विड, पानी भी तो डायमैग्नेट है, पानी समझो। अब मैं क्या करता हूं कि
अब यहां मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं, लाइक नॉर्थ और साउथ। यहां मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गया। ये अब मुझे बताओ क्या हो, पानी के दोनों लेवल पहले बराबर थे, अब क्या फर्क पड़ेगा? तो एक साइड यहां मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, पानी के लेवल पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ हाँ, कौन सा लेवल कम होगा? सपोज करो कि ये आ गया साइड पे ए, इधर आ गया बी, हाँ ए वाला कम होगा। जी गुड। तो ए वाले ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब पानी जो है ये चाहेगा कि मेरा मिनिमम रीजन फील्ड के अंदर है, ठीक है, ये अपनी हाइट को कम करने की कोशिश है। इसका मतलब है जितनी इधर इस पानी की हाइट कम होगी इतनी इधर इसकी हाइट ज्यादा। सपोज करो कि ये इतना इधर पानी ऊपर चला गया और ये इधर से इतना पानी नीचे चला गया, बात समझ गए? ये मिनिमम फील्ड में रहने की ट्राई करता है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स में बहुत सारी आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं, लाइक नाइट्रोजन, इसी तरह वुड भी आई थिंक, और इसी तरह कॉपर, ठीक है, और नंबर ऑफ सबसे ज्यादा डायमैग्नेटिक मटेरियल ही पाया जाएगा। अब लेकिन सब डायमैग्नेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल कैसे होंगे? हाँ, जिनमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होती। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ना होने का आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेट मैग्नेटाइजेशन इनकी जीरो नहीं होती, ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजेशन शो कर रही है। जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये, वो 100% मैग्नेटाइजेशन नहीं दे, और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो टोटली उसको रिपेल करते हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करेंगे कि इनकी नेट मैग्नेटाइजेशन या नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, मतलब ये एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लविंग मटेरियल है, दे लव मैग्नेटिक, ठीक। इसका मतलब है जहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो ये वहां रहने पसंद। मैंने क्या कहा कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनके अंदर स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट्स बनती हैं एटम्स की, ठीक है, हायर लेवल पर अगर देखी क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो हर एटम कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा और वो डिपेंड करता है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट पे, और मैग्नेटिक मोमेंट बनती है ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स बनती हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, वो 100% एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेती और कुछ सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट उनके पास कुछ ना कुछ रहती है। लाइक ये एक मटेरियल देख लो कि इसमें देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड है एटम की, ये अपवर्ड है, दोनों एक दूसरे को करेंगे कैंसिल। अब इसी तरह ये मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ जा रही है, ये मैग्नेटिक मोमेंट एटम की इस तरफ है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को करेंगे कैंसिल। लेकिन ये मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है और ये भी ऑलमोस्ट इसी तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसकी जीरो नहीं होगी, ठीक है। दूसरी इस तरह देख लो कि अगर इस डायरेक्शन में जाने वाली तमाम मैग्नेटिक मोमेंट्स ये इतनी, उनकी स्ट्रेंथ ये इतनी, तो इसके ऑपोजिट जो जाने वाली मैग्नेटिक मोमेंट्स की स्ट्रेंथ ये, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट्स इसकी स्ट्रेंथ जितनी तो कैंसिल हो जाएंगे, बट यहां से नीचे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स बच रही हैं जिनकी स्ट्रेंथ ये इस रीजन जितनी है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट बच जाएंगी किसमें? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और इन मैग्नेटिक मोमेंट्स की वजह से वो मैग्नेटाइजेशन शो करेगा और उसकी अपनी मैग्नेटाइजेशन होगी, उस मटेरियल की अपनी मैग्नेटाइजेशन होगी, जिसकी वजह से वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्लियर है? मीन इसकी नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं। और ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा स्ट्रेंथन करता है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लविंग मटेरियल होता है, दे लव टू
live in such a region where magnetic field is much higher. मीन ये मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की कंपनी को पसंद करते हैं. ठीक है, सेम एज इट इज. जैसे बहुत सारे मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो कंपनी में रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे इलादा अकेले रहना पसंद करते हैं. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई हम करते हैं उसके अंदर अगर इन मैग्नेटिक मटेरियल को रखें तो ये और उस मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा करते हैं. ठीक है, अपना मैग्नेटिक फील्ड जो बनाते हैं वो भी उसी डायरेक्शन में बनाते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा हो जाते हैं, स्ट्रांग. ठीक है, सपोज करो कि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला. अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में वो ये है, इसके ऑपोजिट में, तो ये इतना सा इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा इन दोनों का आपस में. लेकिन ये जो इससे ऊपर वाले मैग्नेटिक इफेक्ट बचता है ये इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अप्लाइड प्लस मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड बाय दिस मटेरियल. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा. इट मींस जब कभी भी इन मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे ये अपनी मैग्नेटिक मोमेंट्स को, जो इनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स ये वाली होती है, इसको फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करके नेट मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, तो यही चीज मैंने यहां ली. कैसे तमाम मैग्नेटिक मटेरियल जो नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट्स जिनकी होती है और उनका मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो होता है ड्यू टू नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन. एंड when such type of material are placed in external field they support it क्योंकि वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद करते हैं by aligning their magnetic moments in the direction of applied magnetic field. In the direction of applied magnetic field. applied magnetic field की डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट्स को लाइन करके ये क्या करते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इनके एग्जांपल्स कौन सी आ सकते हैं, लाइक एल्यूमिनियम. इस तरह आपकी ऑक्सीजन जो है वो भी एक तरह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल होती है. और इनकी एक और चीज भी आप देख सकते हो कि मोस्टली ये वो तमाम मटेरियल होते हैं जिनमें एक तरह से 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, एक तरह से 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से तो लाजमी है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल नहीं करेंगे. अच्छा, तो अब ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल में. अब ये डाया के लिए है, यहां हम पैरा के लिए बना लेते हैं इसके साथ ताकि दोनों में वाजे डिफरेंस आपको नजर आए. सपोज करो कि ये डाया मैग्नेटिक, अब मैं यहां बना लेता हूं पैरा. ये कोई पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको अगर मैं रखूं यहां फील्ड के अंदर, ये अप्लाइड फील्ड. ठीक है, ये क्या करेगा, ये चाहता है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड में ये रहे, तो ये थोड़ी सी जो इससे बाहर लाइन जा रही है लाइक दिस, इसको भी अपने अंदर खींच ले. ठीक है, और अपना जो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड है इसको ये स्ट्रांग कर ले. ठीक है, तो इस तरह ये बात समझ गए ना कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड में ये वाले मटेरियल रहना चाहते हैं, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड. और ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग कर देते हैं जब इनको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अपनी मैग्नेटिक मोमेंट भी ये उसी फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करते हैं. इसी तरह अगर ये दूसरा केस हम देखें कि ये नॉर्थ है ये साउथ है और दोनों एक दूसरे के करीब है, तो कनकेव टाइप यहां फील्ड बनेगा. और यहां अगर मैग्नेटिक अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखें तो वो किस तरह लाइन करेगा, सेंटर पे अपने आप को रखने की कोशिश करेगा या कॉर्नर पे, क्योंकि यहां कॉर्नर पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है, सेंटर पे ज्यादा है,
तो ये अपने आप को सेंटर पे रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन वो कहां अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे थे डायामैग्नेटिक मटेरियल? कार्नर। अगर ये दो पोल्स दूर दूर तो फिर किस तरह का फील्ड स्टेब्लिश होते हैं इन दोनों के दरमियान? कन्वेक्स टाइप। और अब फील्ड सेंटर पे वीक है, कार्नर पे स्ट्रांग। इस केस में पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहां रखने की कोशिश करेंगे अपने आप को? कॉर्नर्स पे। गुड, ठीक है। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज मच हायर एट कॉर्नर एज कंपेयर टू एट सेंटर, बिकॉज एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इज मच स्मॉलर देन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट कॉर्नर। अब इसी तरह अगर यहां ट्यूब वाला केस कर लें तो ये दोनों का लेवल सेम था। अब यहां पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और ये में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे, साउथ और नॉर्थ। अब ये क्या करेगा? लेवल बढ़ेगा या लेवल कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये ट्राई करता है कि मैक्सिमम ये अपने आप को फील्ड के अंदर रखे, तो ये अपना लेवल बढ़ा देगा जहां पहुंचाए, और इतना लेवल इधर से क्या हो जाएगा? कम, ठीक। इसका लेवल यहां से यहां तक बढ़ जाए, क्योंकि ये अपने आप को मैक्सिमम को ये चाहता है कि ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्लियर है? इसी तरह अगर सपोज करो कि आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया और ये रस्सी के साथ हमने एक मटेरियल अटैच किया, उसने अपने आप को यूं अलाइन किया। सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड हमने ये अप्लाई किया हुआ है लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चार्ज, ठीक है, 3, लाइक 1, 2 और 3। अब एक ऑब्जेक्ट को हम यहां लटकाते हैं और वो अपने आप को क्या करता है, लाइक ये ऑब्जेक्ट, वो अपने आप को इन्हीं लाइन की डायरेक्शन में यहां बीच में इस तरह सेट करता है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? अगर वो अपने आप को इस तरह सेट कर ले, तो ये लटकाया हमने, रोटेट होकर इस तरह मुड़ गया, तो तब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? हाँ, तो अगर इस तरह सेट करे तो ये कौन सा होगा? पैरा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पूरी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना चाहते हैं। अगर ये लाइंस ये जा रही, तो यहां हमने रस्सी से लटकाया एक मटेरियल और उसने अपने आप को किस तरह सेट कर लिया? ऐसा। तो ये कौन सा मटेरियल हुआ? डाया। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन ये जा रही, ये यूं रोटेट कर लेगा कि ये वाला थोड़ा सा इसका रीजन मैग्नेटिक फील्ड में, बाकी इधर वाला और इधर वाला बाहर चला जाए, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद ही नहीं करता। अच्छा, अब बाकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज टाइम काफी हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए।